आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की शुरुआत फरवरी मंथ से होने जा रहा है, रूटीन वगैरह आ चुका है। तो ऐसे में अंतिम समय में सिर्फ हम लोग अंतिम गेस प्रश्न जो कि सीधे सीधे पेपर में आए, तो सभी सब्जेक्ट का अंतिम गेस प्रश्न जो रामबाण प्रश्न जिसके पूछे जाने की संभावना इस साल सबसे अधिक है, इसकी क्लास लगातार हम लोग इस चैनल पे कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग आपके मैथ, आप जानते हैं मैथ काफी मतलब कि महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे अधिक विद्यार्थी, अधिकतम अंक आप देखिएगा तो 100 में 100, 95 प्लस, 90 प्लस तो तमाम विद्यार्थियों का इसमें स्कोर रहता है। और दूसरा इसका मैथ का पहलू यही है कि अगर मैथ आप नहीं समझते हैं तो सबसे अधिकतम विद्यार्थी इसी में आपको फेल करते हुए भी मिलेंगे। तो उसी महत्वपूर्ण मैथ सब्जेक्ट का सबसे जो गेस प्रश्न है, अंतिम गेस प्रश्न है, इसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से कभी भी क्लास को देखिए। तो अब तो ये नहीं है कि आपको कमेंट करने पे या आपको ज्यादातर चैट मतलब कि जो चैट चलता है उस पर लाइव चैट में आपको बातचीत करने पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको बस मोबाइल को, क्योंकि एक डेढ़ मंथ अपने पास समय है, इसमें बस बारीकी से बार बार प्रश्नों को अभ्यास कर लेना। इतना दिन में जो विद्यार्थी जितना ज्यादा प्रश्न का रिवीजन करके जाएंगे उन्हीं का उतना ही शानदार डिवीजन आएगा। तो मोबाइल को ऐसे फुल स्क्रीन मोड में करके रख दीजिए और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक एक प्रश्न को बारीकी से सीखिएगा। और सभी एग्जाम के लेवल के यहां से तमाम प्रश्न सीधे सीधे परीक्षा में आएगा। और जो प्रश्न यहां से नहीं लड़ेगा तो इसी तरह प्रश्न आएगा। बस जैसे मान लीजिए कहीं पर हम लोग मैथ है तो 5 लेकर सॉल्व करें तो वहां पे 10 दे देगा, लेकिन इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा। तो ध्यान से चीजें समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैथ का क्लास है, उम्मीद करता हूं पेन कॉपी लेकर आप तैयार होंगे। चलिए एक एक प्रश्न इसको मैं कन्वर्ट कर दिया मॉडल पेपर के रूप में, ताकि आपको मतलब कि ये समझ में आए कि एग्जाम में इसी रूप में प्रश्न आएगा। और 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 50 का जवाब देना है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए, कितना शानदार है। हर एक चैप्टर से प्रश्न मिलेगा, ध्यान से अंत तक देखिएगा। पहला नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कभी भी क्लास को देखिए, पहले आपके पास जो समय रहता है उस समय में उत्तर आपको जरूर देना चाहिए, ताकि इससे आपको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो पहला नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए जब भी आपसे पूछे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, तब समझिए त्रिघात का मतलब पावर 3 होना ही चाहिए। तो यहां पे अगर देखेंगे तो कहेंगे सर काफी बहुआ टाइप प्रश्न है। बिल्कुल सही, इसमें भी देखिए 2 है, यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, लेकिन यहां पे पावर क्या है 3 है। तो यही हो जाएगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। देखिए 2 बहुपद का व्यापक रूप पूछेगा आपसे। एक तो ये त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म, व्यापक रूप का मतलब क्या होता है जनरल फॉर्म, कि किस रूप में लिखा रहेगा। तो अगर ये आपसे पूछे त्रिघात बहुपद का, तो यही था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी बराबर 0। ये त्रिघात बहुपद है। और एक और चीज यहां से पूछता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो जब भी द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब इसमें क्या 0 नहीं हो सकता है, तो इसमें a जो है ये 0 नहीं हो सकता है, और इसमें भी a जो है ये 0 नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर समझिए a 0 हो जाए तो इस टर्म को 0 कर देगा तो ये द्विघात बहुपद बचेगा। तो ये व्यापक रूप मतलब किस रूप में लिखा रहेगा, तो हम कहेंगे द्विघात बहुपद है। तो ये आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं ना, ये लगभग हर एक क्लास में आपको ये प्रश्न कराता हूं। क्यों? क्योंकि इस पे प्रश्न नहीं आए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए कितना शानदार सा प्रश्न है। कह रहा आपसे कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के 2 तरीका है। एक तरीका ये कहता है कि पूरा इसका मूल निकालिए। ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करके 7 को तोड़ के निकाल सकते हैं, जिस मेथड का मन करे, और फिर उसका मान बैठा दीजिए। और दूसरा तरीका यह है कि जो शून्य का गुणनफल योगफल वाला फार्मूला है वो अगर आप याद किए तो चीजें आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए किसका मान अपने से पूछ रहा है, अपने से मान पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है। अगर मैं कहूं कि इसका लघुत्तम ले लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं कि बीटा प्लस अल्फा या मतलब जोगफल में रहे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं कहूं कि 1+2 या 2+1, बात तो सेम ही है, आंसर हमारा 3 ही आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा का मतलब क्या है कि अल्फा बीटा इस द्विघात बहुपद के मूल है, अर्थात कि मूल का मतलब शून्य का योगफल। और शून्य का योगफल का फॉर्मूला मैथ में सारा खेल फॉर्मूला का है, तो क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे इसको हटाकर मैं लिख सकता हूं -b/a। बिल्कुल। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है
शून्य का गुणनफल सी बटा ए से ए कैंसिल, क्या बच गया सर माइनस बी बटा सी। मतलब ये चीजें, इस पे एक प्रश्न नहीं आए प्रथम और द्वितीय पाली में, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस एग्जाम में क्या करेगा, इसको बदल देगा, अंक जो है 5 की जगह पर 7, 7 की जगह पर 5, ये कुछ भी दे सकता है। तो यहां से आप याद रखिएगा, इतना एग्जामिनेशन हॉल में अपने को काम नहीं करना है, इतना का मान पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला बन गया, इतना बराबर क्या होगा माइनस बी बटा सी। अगर इतना जिस विद्यार्थी को मालूम है वो तो इतना एग्जाम में लिखने की आवश्यकता ही न पड़ेगा, तो मैं समझाने के लिए लिखा हूं, वो सीधे कहेगा सर माइनस फार्मूला का तो माइनस लिखिए, बी तो जो x के गुणांक हो मतलब x के पहले हो कितना है सर -5, सी तो जो कांस्टेंट हो कितना है 7 है, मतलब माइनस माइनस प्लस 5 बटा में 7, अर्थात कि देखा जाए तो ऑप्शन बी पे दिया गया है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चीजें समझते चलिएगा ध्यान से, एक एक प्रश्न का उत्तर कभी भी क्लास को देखिए जब आपके पास समय हो, या अगर मान लीजिए मैथ आपका ज्यादा कमजोर है तो डेली आप सोने से पहले या जब आपके पास समय, बस सिर्फ देख रहे हैं कि कैसे मैं प्रश्न को एक एक चीज में पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक एक लाइन बारीकी से सिखा रहा हूं, तो आप सिर्फ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तभी चीजें आपके लिए आसान। एग्जाम में जाएंगे आपको पता चलता है ये मैथ इस तरह मैंने देखिए कि इसमें क्या मैंने छोड़ा, मैं चाहता तो सीधे इतना बराबर इतना करके आंसर निकाल देते, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास करूं कि जो विद्यार्थी कुछ भी नहीं पढ़े होंगे वो भी बचे हुए समय में ये सभी जो महत्वपूर्ण वीडियो क्लास का सीरीज हम लोग शुरू किए इस चैनल पे उतना देख लेंगे तो आसानी से उनका अच्छा अंक आ जाएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा से आप पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, पेन कॉपी लेकर ध्यान से चीजें समझिएगा, सीखिएगा, क्योंकि इसी पे प्रश्न आएगा, बस अंक वगैरह बदल सकता है। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। अब शून्यक किसी भी बहुपद का वह मान होता है कि जिस चर में शून्यक रहे, जैसे x चर में तो x के जगह पर अगर ये मान रख दे तो इसका मान 0 कर देगा। तो एक तरीका तो यह है कि मान रख के चेक कीजिए, उतना कौन चेक करेगा, उससे अच्छा है कि हम लोग शून्यक निकाल लेते हैं, किसी भी विधि का प्रयोग कर लीजिए, तो हम लोग गुणनखंड विधि सबसे आसान, उससे शून्यक निकालते हैं। तो जब इसका हमको शून्यक निकालना है सर 6x² - 7x - 3 बराबर 0, क्योंकि शून्यक निकाल रहे हैं, तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 और 3 में गुणा करेंगे। ये 9 से आप सीखते आ रहे हैं, तो 6 3 का 18, इसको तोड़ दीजिए, 2 से 9, फिर यहाँ पे 3 से 3। अब जब ये टूट गया तो इसको इस रूप में लिखना होता है कि यहाँ पे 7 आ जाए और गुणा करने पे 18 आ जाए। देखिए 3 3 का 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 6x² प्लस 2x माइनस 9x, ठीक है, 3 3 का 9, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 और गुना भी करेंगे तो 18 -3 बराबर 0। चलिए यहां तक चीजें आप समझ रहे हैं। अब यहां पे देखिएगा तो दोनों में कॉमन क्या है सर, 2x है, भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 3x, 1x कैंसिल, यहां पे 1, यहां पे -3 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर 3x और +1 बराबर 0। या एक बाहर वाला एक भीतर वाला लेते हैं, आप जानते हैं, तो एक बाहर वाला हम लोग ले तो हो जाएगा हमारा 2x - 3, और एक भीतर वाला लेंगे तो 3x + 1 बराबर 0। या यहां पे उधर भेजते हैं तो x, अब देखिए -3 है तो इस साइड जाएगा तो +3, एक गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, फिर इसको मैं भेजूं तो +1 है तो इधर आकर -1, एक गुना में है तो भाग में, तो x का मान ये आ गया 3/2 -1/3। देखिए कहां पे है, तो ऑप्शन ए पे ही है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब ऐसा प्रश्न 2 अंक में भी एक पूछेगा, तो समझिए यहां पे आप सीख लिए तो 2 अंक में प्रश्न है या ऑब्जेक्टिव में आसानी से आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। जो भी मैथ का मैं सेट पैटर्न आपको करा दे रहा हूं एग्जाम तक, देखिएगा इसमें से 50 प्रश्न तो अभी तो एक सेट हम लोग कर रहे हैं, फिर एग्जाम तक लगभग 4-5 सेट कर लेंगे। इतना ही आप देख लीजिएगा, आप लिख लीजिए कॉपी में, इससे देखिएगा बनाने भर का, क्योंकि 100 मान लीजिए प्रश्न लड़ भी जाता है तभी आप 100 नहीं बनाएंगे, 50 ही बनाएंगे। तो मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम 50 से 60 प्रश्न सीधे सीधे क्लासेस से रहेगा, कोई पैटर्न चेंज नहीं होगा, तो वही आप बना कर आ जाएंगे, क्योंकि अपने को 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, और सब्जेक्टिव वगैरह और हर एक विषय का क्लासेस चैनल पे जारी है। डेली सुबह में आपके लिए 6 बजे क्लासेज अपडेट होता है और शाम में फिर 6 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आप समझ चुके हैं, सीखते चलिएगा एक एक चीज बारीकी से। चौथा नंबर प्रश्न देखिए यहां पे, फिर उसी पे अभी आपके लिए प्रश्न था, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अभी मैं इस पे प्रश्न सिखा रहा था, तो आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो इसका मान,
तो अभी देखिए जो विद्यार्थी अगर एक्टिव होंगे, जिनका दिमाग सही होगा, तो अभी मैं ऊपर बता रहा था कि अब उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूला हम लोग निकाले थे। याद कीजिए क्या निकाले थे सर, माइनस बी बटा सी। देखिए कितना आसान हो गया, माइनस बी तो जो एक्स का गुणांक है 2, सी जो कांस्टेंट है 3, माइनस 2 बटा 3। बहुआ टाइप प्रश्न हो गया कि नहीं? बात के लिए ऐसा प्रश्न आएगा, 1 मिनट से भी कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कितना आसान हो गया। तो फार्मूला का एक कॉपी बनाकर जो फार्मूला, देखिए मान लीजिए अपने को कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको फार्मूला नहीं मालूम है अभी तक, तभी चिंता की कोई बात नहीं। तो उसको फार्मूला रखने की क्या है कि क्या तरीका है कि जो कॉपी आप बना रहे हैं, मैं बोला कि मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में अच्छा से रख के पेन कॉपी पर एक एक चीज सॉल्व कर रहे हैं, तो जो फार्मूला आ रहा है उसको एक और कॉपी बनाकर उसमें लिखते जाइए कि हाँ शून्य का योगफल, इसका फार्मूला, और उतना ही याद कीजिएगा। तो ये फार्मूला क्या होगा, सीधे सीधे बाई क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि फार्मूला का प्रश्न में कैसे यूज हो रहा है, तो इतना ही से आपका काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न आपसे। 5 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो रैखिक समीकरण युग्म का। तो जब भी ये मतलब कि मैं बोला कि हर एक चैप्टर से प्रश्न है, जैसे एग्जाम में प्रश्न मिलेगा, तो ये मिल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से प्रश्न। कह रहा है कि आलेख रेखाएं जब प्रतिच्छेदी हो, एक होता है आलेख, तीनों कंडीशन वैसे यहाँ पे समझा दे रहा हूं ताकि कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। इसमें 3 कंडीशन होता है जब दो रैखिक समीकरण का आलेख हम लोग खींचते हैं, तो दूसरा और तीसरा 3 स्थिति उत्पन्न होता है आलेख पर। एक देखते हैं हम लोग कि आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी हो गई, मतलब एक बिंदु पे काट रही है। एक होता है कि आलेख रेखाएं कहीं नहीं काटी, समानांतर हो गई। एक होता है अपना कि आलेख रेखाएं संपाती हो गई, मतलब दोनों रेखाएं इसी पे आ गया, संपाती का मतलब यही हुआ। तो जैसे ही आलेख रेखाएं जितना बिंदु पे काटती है, आलेख किसी चीज का हम लोग खींचते हैं, तो मैं आपसे कहूं कि आलेखीय विधि से हल, तो जहां पे काटता है उसके नीचे x का मान y का मान लिखकर हम लोग आंसर दे देते हैं, जो ग्राफ से ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो यहां पे चूंकि एक बिंदु पे काट रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, कितना हल होगा, सिर्फ एक हल होगा। यहां पे समानांतर है, कहीं पे नहीं काट रहा है, तो जीरो हल की संख्या, जीरो आंसर नहीं आएगा, हल की संख्या में बता रहा हूं, मतलब कितना आंसर आएगा, तो एक भी नहीं आएगा, कोई हल नहीं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं, मतलब जीरो है, ठीक है, कोई हल नहीं। अच्छा, वहीं जब संपाती होगा तो एक ही पर है, तो हर एक बिंदु पे काट रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं अनेक हल, मतलब कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। तो अब चूंकि कह रहा है कि देखिए यहां पे लिखा है कि आलेख रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी है, तो प्रतिच्छेदी है तो एक बिंदु पे काट रहा है, तो एक हल है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है 5 नंबर प्रश्न का। चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं, कोई प्रश्न आ जाए तीनों में से, उम्मीद करता हूं एग्जाम में आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान से सीखते चलिएगा। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ये आपसे कह रहा है, बहुआ टाइप प्रश्न है। अच्छा, लेकिन ये प्रश्न नहीं आए तो समझिए मैट्रिक का क्वेश्चन है ही नहीं। परिमेय और अपरिमेय से एक प्रश्न, 2 प्रश्न तो आपके प्रथम पाली में और एक आध प्रश्न आपके द्वितीय पाली में हूबहू पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, आप जानते हैं, जिसे p बटा q के रूप में लिख सके, जहां q बराबर नहीं है 0। तो आइए देखते हैं कौन परिमेय है। √3 परिमेय है ना, ये तो आप सिद्ध किए होंगे अपरिमेय। यहां पे देखिए तो सर √2 से √2 कैंसिल, भले ही रूट लगाया था आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, बट यहां पे अब 2 सिर्फ बचा, तो यही क्या है हमारा परिमेय है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसका भी निकालिएगा तो 2√2 होगा, तो ये परिमेय होगा, नहीं होगा। ये भी देखिए एक अपरिमेय और परिमेय का योगफल है, तो हमेशा कौन संख्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये तो बहुवल टाइप प्रश्न था। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़े, तो प्रश्न आपसे यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF। मैं इसीलिए शुरू में ही क्लास शुरू करने से ही पहले मैं आपको अलर्ट कर दिया था कि सिर्फ देखिए वही प्रश्न जो है एग्जाम के लेवल के, मतलब जो सीधे सीधे परीक्षा में इस साल आने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं दो क्रमिक सम संख्या का HCF, मतलब दो क्रमिक, क्रमिक का मतलब लगातार सम संख्या है। अब सम संख्या जो 2 से कट जाए, जैसे कोई भी 2 लगातार सम संख्या ले लीजिए, 2 4, अब ये नहीं कि एक 2 ले लिए और एक 10 ले लिए, तो लगातार, तो ठीक है दोनों सम संख्या है, बट क्या वो लगातार है, क्रमिक है, नहीं है। अब ये नहीं कि एक 2 ले लिए, एक 102 ले लिए, या एक अपना 40 ले लिए, एक 80 ले लिए, तो ये मतलब कि प्रश्न नहीं कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि हाँ 2 लगातार,
तो कोई भी 40 लीजिए तो 42 ले लीजिए, ठीक है, 98 लीजिए तो 100 ले लीजिए, ऐसे जैसे 10 लीजिए तो 12 ले लीजिए। तो कह रहे इसका HCF बताइए क्या होगा, ठीक है। दो कोई भी लगातार सम संख्या ले ले तो उसका HCF क्या होगा सर, 2 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो एक तो ये प्रश्न पूछता है कि दो लगातार सम संख्याओं का HCF तो 2 होता है। इस पे और प्रश्न बनता है, जैसे कोई आपसे कहे कि दो लगातार विषम संख्याओं का HCF, ध्यान से देखिएगा, मैं सारा प्रश्न करा दे रहा हूं क्योंकि अंतिम समय चल रहा है, तो इस रूप में पढ़िए कि एग्जाम में जाकर 50 से भी कम मिनट में 50 ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हो जाए। दो लगातार विषम संख्याओं का HCF अगर आपसे पूछ ले तो विषम संख्या कोई भी लगातार लेकर चेक कीजिए, जैसे 3 5 ले लीजिए, 7 9 ले लीजिए, या 9 11 ले लीजिए, लगातार मतलब लेना है तो हमेशा क्या होगा, एक ही होगा HCF। अच्छा, फिर आपसे कहे कि दो लगातार अभाज्य संख्याओं का HCF, ये भी पूछता है, अभाज्य संख्याओं का HCF, तो ये भी कितना होता है, एक ही होता है। तो ये 3 प्रश्न यहां से पूछा जाएगा, तीनों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। कह रहा है 8 नंबर प्रश्न आपसे हर एक चैप्टर से आपको मतलब यहां पे प्रश्न रिवीजन हो जाएगा। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसो गुणे ab का लौसो निम्न में से किसके बराबर है। अगर आप प्रश्न को समझ लिए तो जल्दी से इसका उत्तर सही विद्यार्थी कमेंट करेंगे। कभी भी क्लास को देखिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 8 और सही उत्तर बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए कितना आसान है, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं कि HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो AB है संख्याएं, तो ए इसके मतलब कि लौसो गुणे, मतलब कि क्या कह रहा है कि HCF ऑफ AB, ठीक है, और गुना में LCM ऑफ AB किसके बराबर होगा, तो ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। दोनों संख्या क्या है सर, A गुने B है, तो A गुने B, तो 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सही विद्यार्थी का ऑप्शन सी आ गया, बिल्कुल सही। चीजें बारीकी से सीखते चलिएगा, समझते चलिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों का निम्न में से किसे परिकलित करने का तरीका है। मतलब क्या प्रश्न कह रहा है, इसी तरह प्रश्न आएगा। लैंग्वेज से पहले मैथ का यही खूबी है कि मैथ को कैसे बनाना चाहिए, ये सब काम ये नहीं, देखिए मैं समझा रहा हूं चीजें, उतना देर में तो ये बन जाएगा, तो इसमें हम लोग को समय लग रहा है। बाकी तो ये तो आसान चीज है, आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए पहले मैथ पढ़िए क्वेश्चन, और क्वेश्चन बिना पढ़े, यानी कि अंक देखकर सॉल्व नहीं करना। वो तो जो जिनको कुछ नहीं मालूम है, जो तुक्का लगाते हैं वो वैसे करते हैं। आपको पूरा प्रश्न समझना चाहिए, आप सीखना चाहिए कि प्रश्न क्या कहना चाहता है, ये आप समझ लिए, और ये मालूम चल के किस फार्मूला का यूज होगा, क्या कॉन्सेप्ट है। तो प्रश्न आगे क्या रहता है, गुना भाग कर देना रहता है। अब क्या करें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या निकालते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा है, बहुआ टाइप प्रश्न। हमेशा हम लिखते हैं, प्रश्न ही पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दिए गए संख्याओं का HCF निकालिए, मौसो निकालिए। तो क्या निकालते हैं सर, मौसो निकालते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से समझते चलिएगा एक एक चीज। कह रहे आपसे कि पाई है, तो पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। अच्छा यही पूछता 22/7, तो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, मतलब लगभग में मान लेते हैं। तो ये 22/7 कौन संख्या होता है, परिमेय संख्या। तो कभी कभी पाई हटाकर पूछेगा कि 22/7 कौन संख्या है, तब आप परिमेय नहीं करना, तब आपको करना है कि P/Q के रूप में लिखा है, जहां Q बराबर नहीं है 0, तो परिमेय है हमारा। ठीक, चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है 11 नंबर प्रश्न। देखिए वो प्रश्न जो आप देख रहे हैं कि इस पे प्रश्न नहीं आए एग्जाम में, तो समझिए मैट्रिक का पेपर ही नहीं है, दूसरे क्लास का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि इसलिए मैं बोला कि ध्यान से अंत तक एक एक चीज बारीकी से सीख लीजिएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। कह रहे कि बिंदु इतना का भुज, तो जब भी हम निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं तो उसको इस रूप में लिखते हैं सर, एक्स वाई के फॉर्मेट में। और x जो होता है यही भुज होता है, y जो होता है यही सर कोटि होता है। भुज होता है, कोटि होगा। अब तो बहुआ टाइप प्रश्न हो गया, भुज। अब सही विद्यार्थी जानते हैं कि एग्जाम में सर गलत होगा ही नहीं, x वाला भुज है तो ये -12। कोटि पूछता तब आपका -18 होता। तो ये आप क्लियर भुज और कोटि समझ चुके हैं। एक और पूछता है x अक्ष का समीकरण, ये भी प्रश्न आएगा, x अक्ष का समीकरण बताइए, x अक्ष का समीकरण बताइए। एक और प्रश्न पूछेगा सर, y अक्ष का समीकरण बताइए।
चलिए उत्तर जो भी बात मैं पूछ रहा हूं कभी भी क्लास को देखिए आंसर जरूर दीजिएगा। तो एक्स अक्ष का समीकरण मतलब कोई बिंदु एक्स अक्ष पे है तो वहां पे एक्स अक्ष का मतलब क्या है कि वाई का मान जो है मतलब कोटि का मान जो है कितना है 0 है। तो एक्स अक्ष पे तो समीकरण वाई बराबर 0। अच्छा वाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0। तो ये भी दो प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कह रहा है आपसे प्रश्न 12 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 90 तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताइए। मतलब आपसे क्या कह रहा है कि साइन थीटा सर तो थीटा हटाकर 90 लिखेंगे मान दे दिया है। अच्छा कॉस देखिए 90 लिख देंगे थीटा का मान। अब यहां से खेल है ट्राइगोनोमेट्री टेबल का। त्रिकोणमिति में ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आता है सिर्फ एक 8.4 में बच्चे फंसते हैं तो उसके अलावा जो भी ट्राइगोनोमेट्री का एक जो हाइप क्रिएट कर देगा वो ऐसा कुछ है नहीं, उससे काफी आसान है। बस ट्राइगोनोमेट्री में क्या है कि फार्मूला कर्ण आधार लंब निकालना आप सीख लिए कैसे पता करेंगे और फार्मूला आपको याद है, जैसे ट्राइगोनोमेट्री टेबल का मान याद है, हर एक त्रिकोणमितीय आप सर्व समीकरण आपको याद है। तो चीजें आसान है, ऑब्जेक्टिव में काफी आसान प्रश्न आएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न है अभी तक जो सॉल्व करे तो उसमें सबसे आसान तो यही है कि सीधे सीधे मान बैठाकर आपको आंसर निकालना है। और हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न जहां की थ्योरी के साथ हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो साइन 90 का मान मैं पूछूं तो आप कहेंगे सर साइन 0 0 होता है, 90 पर 1 हो जाता है और इसके उल्टा कॉस 90 0 होगा और 1 में से 0 घटाएंगे सर 1 होगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है तो 12 का सबका आ गया ऑप्शन बी बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से ध्यान से देखिएगा कौन सेक 60 के बराबर है। तो ये भी सारा खेल किसका है, ट्राइगोनोमेट्री टेबल का है। तो सेक 60 का मान कितना होता है 2 होता है। अच्छा यहां पे देखिए कौशिक 30 का मान भी 2 ही होता है। कौशिक 60 का मान शायद 2/√3। हाँ साइन 60 का उल्टा होगा तो 2/√3। कॉट 30 तो ये 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा। tan 60 ये भी √3 होगा। ठीक है तो ये पूरा मान है। अब सेक 60 किसके बराबर है सर, कौशिक 30 के बराबर है। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए टेबल वैल्यू जो है आपका ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू का मान याद है तो आपके लिए चीजें कितना आसान है। अब 14 नंबर प्रश्न देखिए, ऑप्शन नीचे है, पहले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आप पहले मैथ बनाते समय सीखते चलिएगा बीच बीच में, अगर आप पहले ऑप्शन पे आपका ध्यान चला गया और आपको लग रहा है यही आंसर होगा, तो मैथ में ये होता है कि अधिक और सब विषय तो ठीक है लेकिन मैथ में क्या होता है कि अधिकतर आप सॉल्व कीजिएगा ना तो वो नहीं आएगा आंसर। तो अगर आप ऑप्शन लेके चल रहे जबरदस्ती आंसर निकाल दे रहे तो उसमें समझिए आपका एक अंक कट गया। लेकिन आपको ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं देना है, पहले प्रश्न पढ़ना है, सॉल्व करना है, जो आंसर आ गया मतलब बाई ऑप्शन आपको चलना ही नहीं है, उसको आपको देखना है कि हाँ किस ऑप्शन में है, तब समझिए आप बिल्कुल सही निकाले हैं। चलिए आंसर अब यहां पे क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। मतलब एक वृत्त कह रहा है बनाइए। चलिए हमने बना दिया। कह रहा है यहां पे इसका केंद्र है और केंद्र से 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या है इसका 6 सेंटीमीटर। ठीक है त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। केंद्र से सर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु है, मान लीजिए P है। अच्छा यहां से एक स्पर्श रेखा हम लोग खींच रहे हैं PA। अच्छा A है अपना B या O केंद्र है तो O ही रखिए। अब आपसे क्या कह रहा है कि मतलब कि स्पर्श रेखा की लंबाई मतलब ये PA की लंबाई बताइए। तो भी इसका चैप्टर वाइज जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि जो स्पर्श रेखा होता है वो वृत्त से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। मतलब ये इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा और 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। मतलब कि सर यहां पे देखिए क्या हो जाएगा PO स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। अच्छा कोई भी लिख लीजिए आप, प्लस में पहले आधार का स्क्वायर ये होगा। अब यहां पे PO स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर बराबर PA स्क्वायर तो निकालना है, यही तो हमारा स्पर्श रेखा है, और OA स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ये तो मैं पूरा बता रहा हूं तो इतना आपको वहीं पे सीधे आप घटा कर निकाल सकते थे। तो 10 का 100 और प्लस है तो इधर माइनस में 36 या सर PA बराबर यहां पे अंडर रूट हो जाएगा अपना, घटाएंगे तो 4 और यहां पे 9 में से 3 जाएगा तो 6, 64 मतलब 8। ठीक है 8 सेंटीमीटर इसका ए होगा लंबाई।
अब देखिए ये मैंने क्यों इतना सॉल्व किया, क्योंकि इस पे एक 2 अंक में भी प्रश्न आएगा, तो 2 अंक में इतना नहीं, तो ऐसे तो आप सीधे समझ गए कर्ण है। अच्छा एक आधार और लंब उसे कोई मैटर नहीं, एक निकालना है तो इसका स्क्वायर करके घटा के वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 8 ऐसे भी आता। चलिए कितना नंबर प्रश्न था, 14 नंबर। देखते हैं 8 किस ऑप्शन पे दिया है, तो ऑप्शन बी पे दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, तो ऑप्शन बी पे, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। ध्यान से बारीकी से समझिएगा, और जिस प्रश्न पे डाउट हो उसको वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आपसे, कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी परिधि, मतलब इसमें आपसे 2 फार्मूला का डिमांड कर रहा है। एक तो कह रहा है कि सर एक वृत्त है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है, तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आप जानते हैं पाई r स्क्वायर होता है। एक कह रहा है इसकी परिधि की फार्मूला याद होना चाहिए, तो परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है। बस ये 2 फार्मूला याद है, आप आसानी से मान निकाल लेंगे। अब आपसे कहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब सर पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई r स्क्वायर कितना है, 154 है। अच्छा यहां पे देखेंगे तो या पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154 है। ध्यान से चीजें सीखिएगा, या आर स्क्वायर बराबर सर 154 इधर भाग में है तो गुना में, और ये गुना में है तो भाग में, अर्थात इसको ये कटा देगा 7, तो या आर बराबर सर √7 × 7, मतलब कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर, मतलब कि वृत्त की त्रिज्या हमने निकाल लिया। क्या आपसे त्रिज्या पूछा है, नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछ रहा है, वृत्त की परिधि बताइए, मतलब 2 पाई r बताइए। चलिए निकाल लेते हैं 2 पाई r, जल्दी से आप लोग भी सॉल्व करके आंसर दीजिएगा। 2 पाई तो अपना 22/7 है, r हमने निकाल लिया 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी में 44 सेंटीमीटर। कहां पे है, ऑप्शन सी पे है। अगर चीजें आप बार बार बनाते होंगे तो ये प्रश्न तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिधि 44 सेंटीमीटर और व्यास 14 सेंटीमीटर होता है। ये तो कई बार चीजें रिपीट होगा अभी। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न तो सीधे सीधे आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, कह रहा है कि r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, बिल्कुल सही। गोला का संपूर्ण पृष्ठफल तब कहते 4 पाई r स्क्वायर। तो गोला का यही 2 फार्मूला है। आगे बढ़ जाते हैं, 4/3 पाई r क्यूब, देखिए फार्मूला याद है तो 1 अंक तो आपका फार्मूला से ही कंप्लीट हो गया। अब 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य, माध्य नहीं, यहाँ पे प्रश्न क्या था, माध्यक है, ठीक है। माध्य का मतलब औसत निकालिए, और माध्य का मतलब जानते हैं जो बीच में रहे वही माध्यक होता है। तो प्रश्न में यही था, ये मिसप्रिंट है। तो 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक, तो माध्यक में पहले तो 6 अभाज्य संख्या लिखना होगा। तो पहला हमारा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 जो समअभाज्य संख्या है, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, 9 तो होगा नहीं अभाज्य, क्योंकि 9 3 से कट जाएगा। फिर सीधे क्या होगा, 11 हमारा होगा, 1 2 3 4 5, एक और लिखना पड़ेगा 13। अब माध्यक पूछा है, माध्यक, तो माध्यक क्या होता है, जो बीच में हो, 2 इधर से और 2 इधर से गायब, बीच में 2 बचा, तो 2 बचा तो इसको 5, मतलब समझ रहे हैं ना आप। देखिए 3 चीजें पूछता है, एक पूछता है माध्य बताइए, तो माध्य में क्या होता है कि औसत, औसत मतलब सबको जोड़ के जितना संख्या उससे भाग दे देंगे, आंसर निकल जाएगा। एक पूछेगा बहुलक बताइए, तो बहुलक में क्या होता है कि जिसकी बारंबारता अधिक हो, मतलब जो अधिक बार आया हो। एक पूछता है माध्यक, जो पूछा है कि तो उसको आरोही या अवरोही, मतलब बढ़ते डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं, और जो बीच में आता है वो माध्यक होता है। अगर 2 संख्या बीच में आए तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, बस यही बात है। तो वही हम लोग 2 संख्या आता है तो 2 से जोड़कर भाग देते हैं, तो 7 5 12/2, मतलब कि अपना 6, मतलब कि ऑप्शन सी। वही जो प्रश्न था मिसप्रिंट से माध्य था, तो माध्य पूछते तो कैसे निकालते, ऐसे निकालते 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 और बट्टा में कितना हो जाता, 6 संख्या है तो 6 जोड़ते तो आ जाता हमारा 41/6, एक कटाते तो ये भी होता 6.833 आते जाएगा, कटबे नहीं करता, ठीक है। तो फिलहाल माध्य पूछते तो ऐसे बनाते, लेकिन माध्यक था। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न 18 नंबर बउआ टाइप प्रश्न है। देखिए करे कि 16 का मिलान चिन्ह, तो मिलान चिन्ह क्या होता है,
जैसे 4 तक तो हम लोग ऐसे 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, लेकिन जैसे ही 5 लिखना होता है तो इस तरह लिख कर काट देते हैं तो ये 5 हो जाता है। तो 16 का कैसे होगा, 5 5 10 5 15 1 16, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ जाएं, अगला प्रश्न। वहीं आपसे कहा था कि 10 का बताइए, तो 10 का कैसे लिखते हैं, इस तरह 2 ए लिख देते बस 10 हो जाता है, ये पूरा आप जोड़ दिए तो ये 15 था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे हैं आपसे कि समांतर श्रेणी इतना का सार्व अंतर। एपी में कॉमन डिफरेंस होता है सार्व अंतर, जिसे पदांतर भी कभी कभी लिख देता है हिंदी में। तो सार्व अंतर क्या होता है कि कोई भी एपी रहे तो उसका कोई भी दो संख्या, जैसे प्रथम पद माइनस द्वितीय, मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या A3 माइनस A2 या A4 माइनस, मतलब कोई भी दो रिवर्स में संख्याएं घटा लेंगे उसका पदांतर निकल जाएगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस अर्थात कि डी पूछ रहा है, तो कोई भी दो संख्या घटा लीजिए, A2 माइनस C1 तो -4 आएगा। कितना आएगा, -4 आएगा। दूसरा भी घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो भी -4 आएगा। कोई भी घटाएंगे -4 ही आएगा, मतलब कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। इतना तो घटाने आपको आता होगा, बस ऐसे घटाना था इस तरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 20 नंबर। ये तो और बहुआ टाइप प्रश्न है, ऐसा प्रश्न खोजकर पहले बनाना चाहिए। कर इसका घात बताइए, तो इसका अधिकतम घात जो होता है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, तो 2 है तो ये द्विघात बहुपद है। इसमें क्या सोचना है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, यहां पे प्रश्न है, कह रहा है आपसे कि दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तो रैखिक समीकरण युग्म का। अब देखिए ऊपर ही मैं बता दिया था कि जब प्रतिच्छेदी होगी तो एक हल, समानांतर होगी मतलब कहीं नहीं काट रही तो कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं कहां पे है, ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अच्छा, संपाती होती तब आप कहते अनेक हल, मतलब समझ रहे हैं। ये जो कंडीशन दिया है तो इसका मतलब क्या था, समानांतर तो कोई हल नहीं, एक हल के लिए प्रतिच्छेदी, अनेक हल के लिए समानांतर, संपाती। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है 22 नंबर प्रश्न, यहां पे देखिएगा। कह रहा है प्रश्न आपसे कि यदि इतना समीकरण निकाय का, इतना का मतलब कि है तो इसका क्या मतलब आएगा। अब देखिए समीकरण जो है द्विघात मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म इसी में लिखा रहता है। तो इसमें 3 कंडीशन आता है। एक अपना होता है कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। अच्छा, एक कंडीशन आता है A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2। और एक तीसरा कंडीशन ये होता है जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। तो जब एक कंडीशन आता है तो आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है और हल की संख्या, मैं बार बार बोल रहा हूं, हल नहीं एक आंसर रहेगा, हल की संख्या। देखिए एक आंसर आना मतलब उसमें x का मान कितना था, 1 था, और हल कितना था, टोटल 1 था। दोनों में काफी डिफरेंस है, ये बात समझते चलेगा। तो एक कंडीशन ए होता है। अच्छा, एक कंडीशन जो ये पूछा है तो यहां पे क्या होता है कि आलेख रेखाएं जो हो जाती है वो समानांतर हो जाती है, समानांतर, तो इसमें कोई हल नहीं, मतलब हल की संख्या 0। और एक कंडीशन आता है तो आलेख रेखाएं संपाती होती है और अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये 3 कंडीशन उत्पन्न होता है। इसमें ये वाला कंडीशन दिया था तो 22 का क्या था, ऑप्शन ए, कोई हल नहीं। जब A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2। ये तीसरा चैप्टर में आपको कितना अच्छा से समझा कर हटाया है जब मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताते, क्योंकि यहां से प्रश्न इसमें तो यही मेन है। ये चीजें आप 3 याद रखें, आसानी से आप प्रश्न कोई भी आएगा सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे कि एक शून्येतर हल होगा, मतलब ए के किस मान के लिए समीकरण निकाय दिया है। देखिए ax प्लस 10y बराबर 0। अच्छा, 2x प्लस 5y बराबर 0, समीकरण 1, समीकरण 2। तो शून्येतर हल होगा तो इसके लिए क्या करेंगे सर, a बट्टा 2 A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2। अब कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2, और a बराबर तो 2 गुने में 2 बराबर 4। कहां पे है, ऑप्शन पे। कितना बहुआ टाइप प्रश्न था, तो ऑप्शन ये सबका आ गया 23 का। ध्यान से प्रश्न है, मैथ है, इसमें तो घबरा गए। मैथ में तो एग्जामिनर यही चेक करता है कि कितना विद्यार्थी है जो मैथ से भागते नहीं, कितना आसानी से आप चीजें बारीकी से सीखते चल रहे। तो वो हैबिट यहीं से डेवलप आपको करना है कि क्लास में आसानी से पूरा अंत तक देखे, फिर 1-2 बारी देखकर इसको रिवीजन किए, तब समझिए आपका मैथ आपके लिए आसान हो गया। आसानी से आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कर लेंगे। और सब्जेक्टिव तो इसी तरह सब्जेक्टिव भी बनाना है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न
कह रहा है इस द्विघात समीकरण की मूल की प्रकृति क्या होगी। जो द्विघात समीकरण चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चौथा नंबर चैप्टर, उससे प्रश्न है। कह रहा है कि इसका जो है आप मतलब कि मूल की प्रकृति, तो मूल की प्रकृति कैसे बताते हैं हम लोग, तो उसका विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट विवेचक निकालते हैं, तो वही होता है मूल की प्रकृति। अब आइए निकालते हैं डी का मान, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब बी स्क्वायर तो जो x का गुणांक है कुछ नहीं है, मतलब सर 1 है तो 1 का स्क्वायर, 4 तो अपना 4 है, और a तो जो x स्क्वायर का गुणांक है, और c जो कांस्टेंट है मतलब -1 है। चलिए 1 का स्क्वायर क्यू कुछ भी करेंगे 1, और माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 5। तो जैसे ही d का मान पॉजिटिव आ गया, मतलब क्या यहां पे दिखा रहा है कि d का मान जो है 0 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि वास्तविक तथा असमान मूल, ऑप्शन है। अच्छा यही होता, मान लीजिए इस तरह हम लोग सॉल्व करते, माइनस में आता मतलब कि d का मान 0 से छोटा हो जाता, निगेटिव, तब कहते वास्तविक नहीं, मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं। अच्छा वहीं जब d बराबर 0 आ जाता, ऐसा कंडीशन होता है कि यहां बनाते d का मान 0, तब कहते वास्तविक तथा समान। तो यहां पे ये 3 कंडीशन उत्पन्न हो सकता है। फिलहाल ऑप्शन ए सही उत्तर है। मतलब जब भी मूल की प्रकृति पूछे, मेरे कहने का मतलब क्या था, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला पे मान निकालिएगा। b a का मान क्या होता है, जो x स्क्वायर के पहले हो, कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। b का मान जो x के पहले हो, c जो कांस्टेंट हो, इतना आप निकाल लेंगे। अब 3 कंडीशन आएगा, एक तो ऐसे आएगा कि d का मान कुछ भी आ जाए, प्लस में आए, पॉजिटिव में आए, मतलब 0 से ग्रेटर देन हो, बड़ा हो, तो कहते हैं कि वास्तविक तथा असमान, मतलब वास्तविक मूल है, आंसर आएगा, लेकिन दोनों आंसर अलग अलग होगा। अच्छा वहीं पे दूसरा कंडीशन ये आ जाएगा कि सर d बराबर 0, मतलब बनाए और d का मान आ गया 0, विविक्तर का मान 0, तब कहते हैं कि मूल जो होंगे वो क्या होंगे, वो आपके वास्तविक होंगे लेकिन समान, मतलब बराबर होंगे। अच्छा तीसरा कंडीशन ये आ सकता है कि कहे कि d का मान जो है 0 से छोटा है, मतलब लेस देन, मतलब माइनस में आंसर आ गया, 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए माइनस में, तो हम कहते हैं कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं, उसको बनाएंगे ही नहीं प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पे देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है, मतलब किसमें पावर 2 नहीं है। ध्यान से देखिए क्या यहां पे देखिए नहीं है, मतलब नहीं है कह दिया, मतलब समझना है आपको कि 3 जो ऑप्शन है वो द्विघात समीकरण है, एक कोई नहीं होगा, वहीं पता करना है। अब देखिए ये द्विघात समीकरण है तो ये बिल्कुल है, देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर आएगा, द्विघात समीकरण, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। चलिए आगे चेक करते हैं हम लोग, यहां पे हम लोग देखें तो ये हमारा ये तो ऑलरेडी है। अच्छा ये भी ऑलरेडी है, कौन नहीं है, ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो x, और इधर आकर x जो है भाग में तो इधर गुना में होगा, तो क्या कर देगा, x क्यू दे त्रिघात हो जाएगा, तो यही नहीं है, तो ऑप्शन सी। चीजें समझ रहे हैं आप, बारीकी से समझते चलिएगा एक एक चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न। अब देखिए उसमें जो मूल की प्रकृति पूछा था उसका आधा प्रश्न है, आधा कर दिया, कह रहा है कि विविक्तर बताइए, मतलब विवेचक का मान बताइए, मतलब सीधे d का मान आपसे पूछ लिया। तो आप जानते हैं d बराबर होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b तो जो x का गुणांक है, मतलब सर -5, -4 तो 4 है, ये जो x का गुणांक है, c जो अपना 4 है, तो -5 का 25 और 16 और अपना कितना हो जाएगा, 9 9 होगा 25, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 26 नंबर प्रश्न का। यही पूछता मूल की प्रकृति जोड़ देता, तो कहते कि d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे, लेकिन क्या होंगे, असमान होंगे, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि इसका शून्यक कौन सा है, देखिए इसका शून्यक बताइए। शून्यक वही मान होता है जो x का स्थान पर इस मान को रखेंगे तो 0 कर देगा, तो एक तो ये तरीका है कि इसको रख के चेक कर लीजिए, और दूसरा तरीका है बना लीजिए, आसान सा प्रश्न है। देखिए 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का शून्यक, मतलब कौन सा मान है जो इसका वैल्यू 0 कर देगा, तो मान लिए बराबर 0। अच्छा अब इधर भेजते हैं तो माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर। अच्छा या एक्स स्क्वायर मैं आपसे कहूं तो 2 यहां भाग में तो गुना में 8। अच्छा यहां देख लीजिए, या x बराबर सर 8 अंडर रूट में हो जाएगा, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 2√2 8 का, तो ऑप्शन ए कितना आसानी से बन गया, देख रहे हैं ना, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कोई डाउट नहीं, ये प्रश्न में
किसी तरह की डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में इसीलिए है, कभी भी आप क्लास लिखे ताकि अगले क्लास में जब हम लोग इस और मैथ का प्रश्न, तो लगातार क्लासेस जारी है हर एक सब्जेक्ट का, तो जब भी मैथ का आएगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि हाँ क्या इसमें दिक्कत था, आपको क्यों नहीं समझ में आया, मतलब कि अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे आप मैं इतना ध्यान से समझा रहा हूँ, इतना बारीकी से आसान भाषा में, एक दो बार देखिएगा प्रश्न को पीछे करके फिर से क्लास, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब जो भी प्रश्न मैं लिया हूं ये नहीं कि सिर्फ आसान आसान प्रश्न, कि मैं चाहता तो सारा प्रश्न सेट कर देता कि कौन बहुलक है, कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है, आप जल्दी जल्दी आंसर देते, हम लोग भी जल्दी जल्दी क्लास को खत्म करते, लेकिन यहाँ पे तो आपको अच्छा लगता, लेकिन एग्जाम में जाते तब कहते कि एकदम से जब वहां पे क्वेश्चन देखते तो कहते तो वक्त जज्बात ही बदल दिया कि यहाँ पे पढ़े कुछ और आया कुछ और। तो इसलिए ये नहीं कि सिर्फ आसान 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 छोटा छोटा प्रश्न सीखेंगे, ये सब भी प्रश्न मैट्रिक का ही है और यही प्रश्न इसी लेवल का इस साल आएगा जो यहाँ पे आप बोर्ड पे देख रहे हैं जो हम लोग सॉल्व करें। तो ये मेरा एक फर्ज है कि अब अंतिम समय आप लेवल का प्रश्न बताया जाए, सीधे आप यहाँ पे सीख के जाए, यहाँ पे मेहनत कर ले तो एग्जाम में चीजें आसान हो जाए। तो इसलिए सिर्फ एग्जाम के लेवल का प्रश्न। अब देखिए क्या कह रहा है, यही प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्या के समुच्चय के रूप में होगा, मतलब किसका आंसर निकालेंगे तो आंसर परिमेय आएगा, अपरिमेय तो रूट वगैरह में नहीं आएगा। तो इसका आंसर देखिए, वर्ग घटेगा वर्गमूल यहां पे आ जाएगा तो ये रूट में आएगा, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये अपरिमेय संख्या के रूप में हो गया, तो ये तो होगा नहीं, हमारा 28 नंबर प्रश्न है। अच्छा इसका भी देखिए, अगर यहाँ पे वर्ग हटेगा तो वर्गमूल होगा, तो 16 का तो 7, लेकिन 7 का निकलेगा तो ये भी आंसर अपरिमेय संख्या के रूप में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे भी हम लोग देखें तो उसी तरह होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 2x, तो ये भी 2x कैंसिल, और यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो इधर लाएंगे तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी रूट में ही बचेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अच्छा यहाँ पे देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मतलब कि माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 1 या x बराबर अंडर रूट 1 बराबर 1, तो इसी का आंसर परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है। मतलब प्रश्न क्या कहा था कि किसका आंसर परिमेय संख्या के रूप में आएगा, मतलब परिमेय संख्या के समुच्चय में, मतलब उसको आंसर से मतलब नहीं था, उसको मतलब था कि परिमेय संख्या के रूप में आएगा। तो ये भी देखिए अपरिमेय था, यहाँ पर समझ रहे हैं ना, गुना करके आप चेक कीजिएगा तो यही आएगा एक्स स्क्वायर बराबर रूट 3, और मतलब 3 और वर्ग घटेगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो ये भी अपरिमेय था, ये भी अपरिमेय, एक ही परिमेय में आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, एपी से प्रश्न है कि इस समांतर श्रेणी में पदांतर में अभी बता रहा था कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, तो ऐसे में बोला था कि इस तरह उठाकर घटा लीजिए, कोई घटा लेंगे सर तो 4 ही अपना आएगा, तो ऑप्शन डी 29 का भी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन समांतर श्रेणी में है, एपी में कौन है। तो एपी में प्रश्न कब, मतलब कोई भी संख्या का श्रेणी दिया रहे, सीरीज दिया रहे, तो एपी में कब होता है, कहेगा सर जब उसका कॉमन डिफरेंस सार्वंतर का मान बराबर हो जाए, मतलब वही बात जो a2 माइनस a1 बराबर हो a3 माइनस a2 के। तो आइए चेक करते हैं, 2 में से 4 घटाएंगे सर 2 बचेगा, 8 में से 4 घटाएंगे 4, सार्वंतर बराबर है नहीं, तो ये पी में होगा नहीं। अच्छा -6 में से -10 घटाएं, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि -6 में से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 के घटाएंगे और एक माइनस, तो ये 4 हो जाएगा। -6 में से इसी तरह घटाएंगे हम लोग कितना, -2 में से -6 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 होगा, 2 में से -2 घटाएंगे तब भी 4 होगा, तो यही हमारा क्या है, एपी में है। ये भी घटा के देखिए, 5 में से 3 जाएगा 2, 4 में से माइनस है, ये भी घटाइए नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर था। ऐसा भी प्रश्न एक मिलने जा रहा है, और ये प्रश्न देखिए इस साल छपने जा रहा है, ये प्रश्न काफी शानदार है। कह रहा है प्रश्न कि 3 संख्याएं एपी में है, उनका योग 24 है और उनके वर्गों का योग 200 है, 20 नहीं, 20 सिर्फ होगा जब उसका योग ही 24 हो जाए। समझिए 3 संख्या उसको जोड़ने पे 24 आ रहा है, तो क्या उसको वर्ग करके ही जोड़ेंगे तो 20 हो सकता है, संभव है नहीं है, तो मिस प्रिंट था, मतलब टाइपिंग मिस्टेक था। तो योग कितना है, वर्गों का योग 200 है। मतलब कह रहा है कि 3 संख्या है, मान लीजिए ए बी सी एपी में, तो ए बी सी कर रहे हैं तो सर 24 आ रहा है, वहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं तो 200 आ रहा है। 2 कंडीशन है, एक तो इसको बनाए अगर मान के इस तरह तो काफी लंबा चौड़ा होता है प्रश्न, जो 5 अंक के समझिए लायक प्रश्न हो गया, लेकिन चूंकि 1 अंक में पूछा है तो बाई ऑप्शन बना लेंगे, देखते हैं कौन ऑप्शन जोड़ने पे 20 आ रहा है और उसका वर्ग करके जोड़ने पे 200 आ रहा है, बस हमारा काम चल जाएगा। यही बात है, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अच्छा इसको जोड़ें तो ये भी 24 आएगा, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, ये भी संख्या हमारा हो सकता है, ये भी 24 आएगा। अच्छा इसको जोड़ेंगे तो 8 और अपना
8 एक 9 और 5 ये भी 24 आएगा। अच्छा इसको जोड़ेंगे तो 14 और 2 16 ये भी 24 आएगा। ठीक है, तो ये तो पहला कंडीशन के अनुसार अगर हम लोग सिर्फ चले तो सारा आंसर हो सकता है। इसी तो दूसरा कंडीशन भी दिया है कि तीनों को वर्ग करके जोड़िए, मतलब कि 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो ये कभी 200 आएगा नहीं, जीरो बन ही नहीं रहा है। इसमें भी देखें तो जीरो नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है। अच्छा यहाँ पे देखें तो 6 का स्क्वायर मतलब करके और 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो इसमें 10 का जीरो बनेगा, तो 6 का 36 और 8 का 64 और इसका 100 बराबर 200। मतलब यही जो ऑप्शन है ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसीलिए 6, 8 और 10 एपी में भी है, देखिए घटा के देखिए 8 में से 6 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2, तो ये 6, 8, 10 एपी का एक ऐसा सीरीज है जिसको जोड़ने पे 24 और इनके वर्ग करके जोड़ने पे 200 प्राप्त हो रहा है। क्लियर है, चीजें समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब प्रश्न बाई ऑप्शन ही बनाना चाहिए। अब 32 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। मतलब 0 से 50 के बीच में विषम संख्या का योगफल, दो इसका भी तरीका है बनाने का। सब्जेक्टिव में आएगा तो पूरा 0 से 50 विषम संख्या का लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे लिख के n 25 हो गया तो एसन का फॉर्मूला बैठा के मान निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि अब ऑब्जेक्टिव में है तो n विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला, n विषम संख्या का योगफल का फॉर्मूला कहेगा सर n स्क्वायर। ठीक है, चीजें याद रखिएगा, क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ये फॉर्मूला है रट जाइए। n जहां संख्याएं हैं मतलब विषम संख्याओं की संख्या, तो n कितना है 0 से 50 के बीच में 25 सम है, 25 विषम, तो 25 का स्क्वायर मतलब सर 625। कहां पे है, ऑप्शन सी पे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। अब देखिए ये भी प्रश्न मैं दोबारा ये लिया हूं प्रश्न ताकि चीजें जो पिछले वाला प्रश्न में था वो मैं आपको समझा पाऊं कि इस पे इसी तरह लैंग्वेज चेंज करके प्रश्न पूछेगा, ध्यान से सीखिएगा। करे कि किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है और उनके पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है, तो इसमें से कौन संख्या है। तो ये भी हम लोग बनाएंगे नहीं, बाई ऑप्शन चलेंगे। देख रहे हैं ना, आप समझ रहे होंगे, अगर आप और जगह क्लास करते होंगे वहां का प्रश्न यहाँ के प्रश्न का लेवल में आप अंतर मिलाइएगा। अगर आप पढ़ने वाले गंभीर विद्यार्थी हैं, मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, समझ रहे हैं आप, ये एग्जाम के लेवल का यही प्रश्न है। तो मैं भी, मुझे इतना देखिए मुझे कितना बोलना पड़ा है, प्रश्न मुझे समझाना पड़ा है, फिर भी आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपको एक बार में समझ दोबारा देखना पड़े। मैं इसको आसान भी कर सकता था, क्वेश्चन बैंक का प्रश्न ले लेता या कोई भी मतलब कि मॉडल पेपर का प्रश्न जिसमें सिर्फ एक एक लाइनर प्रश्न था, मुझे भी कम बोलना पड़ता, आप भी खुश रहते कि चलिए कितना आसान आसान प्रश्न, आपको भी मजा आता क्लास करने में। लेकिन ये मजा यहां पे लीजिएगा, क्या एग्जाम में मजा आना चाहिए, तो उस एग्जाम में मजा के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा माइंड में प्रेशर देना होगा ताकि एग्जाम में आप आनंद के साथ प्रश्न को सॉल्व कर पाए। तो उसीलिए वहां पे के लिए हम लोग पूरा पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं। इसलिए एग्जाम के लेवल का प्रश्न ही मैं आपको बताऊंगा ताकि जो भी विद्यार्थी पढ़े, कितना भी कम विद्यार्थी पढ़े, लेकिन जो देख कर जाए तो एग्जामिनेशन हॉल में उनको लगे कि हाँ जो हम पढ़े थे वही प्रश्न आया है, यानी कि पढ़े कुछ और प्रश्न आ गया कहीं और से। ये हम लोग गलती नहीं करेंगे यहाँ पे आपको खुश रखने के लिए, क्योंकि अब अपने को एग्जामिनर को खुश करना है तो एग्जाम के लेवल के प्रश्न को सॉल्व करना होगा। चलिए ध्यान से चीजें समझिएगा। कर किसी एपी के 4 संख्याओं का योग, मतलब मान लीजिए एपी जो है ए बी सी डी 4 है, तो इसका योग कह रहा है, मतलब इसको जोड़ दीजिए। चलिए मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर जोड़े तो 40 होना चाहिए। करे पहली और चौथी, मतलब पहला हमारा ए है और डी है, इसको गुना कर दे तो 91 होना चाहिए। चलिए गुना करके देखते हैं। अच्छा जोड़ेंगे तो लगभग सब आ ही जाएगा। अच्छा गुना करके हम लोग देखें, आपका 33 नंबर प्रश्न है, तो देखिए 13 सते में 91, 14 में 6 से गुना कीजिए, 19 में 4 से, 20 में 30 से होगा नहीं होगा, तो यही होगा हमारा, और जोड़ने पे 40 तो सभी आ रहा था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। समझ रहे हैं ना कि ये हमारा ए था, ये डी था, गुना करने पे 91, जोड़ने बाकी देखिए कोई गुना करिए, देखिए यहाँ पे भी देखिए आएगा नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए सही। कितना आसान प्रश्न था, अगर घबराते नहीं है एग्जाम में तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और इतना हो तो कोण सी का मान, मतलब कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है, मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी है। अच्छा ए बी सी है, अब कह रहा है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, मतलब कि ए सी क्या है, एक कर्ण है,
अच्छा ए बी बराबर है ए सी, मतलब ए बी बराबर है ए सी। अच्छा तब कह रहा है कि कोण सी, ये वाला कोण, तो ये तो हमारा 90 डिग्री है क्योंकि कर्ण के सामने वाला कोण 90 डिग्री होता है, ये तो क्लियर है। आप समझ रहे हैं मतलब कि जो हम लोग ऐसे पढ़ते रहे कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, तो कर्ण के सामने वाला कोण 90 डिग्री, बात वही है, इसका विलोम हो गया। अब ये 90 है और त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल 180 होता है, और चूंकि दो भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, जब दो भुजा बराबर तो कोण बराबर, तो अकेले ये 90 और तीनों कोण 180, तो समझिए लॉजिक। तो 180 में से अकेले एक 90 लेकर चला गया, मतलब कितना बचा 90, और 90 में दो आदमी बराबर कर दीजिए तो 45 45 कहां पे है, ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चीजें आसान है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कह रहा है यहां पे, कह रहा आपसे कि त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 30 बीसी और इतना तो कोण सी का मान, मतलब कह रहा है आपसे कि ये त्रिभुज है ए बी और सी, कह रहा है कि ए 30 है, ए 30 है, मान लीजिए ए है ये पूरा भुज, मतलब कि ए मान लीजिए सी है, ए मान लीजिए बी है, ए है, तो ए जो है 50 है, ए 30 है, बी 40 है, तो कह रहा है कोण सी बताइए। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा तो कोण सी कहेंगे सर 90 डिग्री, क्योंकि ये कर्ण हो जाएगा। क्यों पाइथागोरस प्रमेय का मतलब कि चेक करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का योगफल, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है शेष अगर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर है तो कोण समकोण होगा, और बड़ी भुजा के सामने वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब कि 50 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 30 के स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर के। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा इसको जोड़ेंगे तो ये अपना 900 और ये प्लस में 1600, तो ये भी हो जाएगा 2500, मतलब कि ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है, तो हमारा कर्ण हो गया, कर्ण के सामने वाला कोण 90 डिग्री होगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 35 का, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है अगला प्रश्न कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है, तो दो दो प्रश्न अभी चर्चा कर लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध संपूर्ण त्रिभुज से है, तो ऑप्शन ए, किसी भी त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए इसी तरह त्रिभुज हो तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे लंब खींच देंगे तो ये दो समकोण में भाग इसको बांटेगा, तो वहां पे प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। अब 37 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे 38 नंबर प्रश्न, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि कह रहा है कि एक समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। देखिए यहाँ पे कोण सी 90 है, चलिए सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये समकोण है तो समकोण हमने बना दिया। अब कह रहा है समद्विबाहु है, तो ये तो कर्ण है, तो ए और ए बराबर होगा, तो ए बी की लंबाई बताइए, तो कर्ण है तो सबसे बड़ी भुजा है। अच्छा ये दो बराबर है तभी समद्विबाहु है, मतलब कि इसमें क्या है आपका कि ए सी बराबर है ए बी, तभी तो समद्विबाहु है। देखना इंसान लिखा है समद्विबाहु है। अब चलिए कर्ण है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग एक कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, और बी सी को हटाकर हम लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ए सी बराबर बी सी है, यहाँ पे ए बी नहीं, ए सी बराबर क्या है बी सी है, तो बी सी को हटाकर मैंने लिख दिया ए सी। या इतना बराबर 2ac स्क्वायर, या सर ए बी बराबर अंडर रूट, वर्ग घटेगा तो वर्गमूल 2ac स्क्वायर, तो 2 तो का निकल जाएगा तो रूट 2 उसी तरह रहेगा, और ac स्क्वायर है तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, रूट 2ac, मतलब ये कितना आ जाएगा रूट 2ac आएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। देखिए बिल्कुल रहेगा, ऑप्शन सी पे दिया है, तो 38 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। बस इसमें लॉजिक लगा था कि पाइथा मतलब समकोण था तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा ही लगेगा, और यहाँ पे चूंकि दो भुजाएं बराबर था समद्विबाहु था तो एक को हटाकर एक, अच्छा बीसी में आंसर रहता तो यही आता रूट 2 BC आ जाता, बस बात वही था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि बिंदु इतना और इतना, मतलब कि ए है और ए बी है, ए का निर्देशांक 8 10 है, बी का निर्देशांक 4 6 है, तो मिलाने वाली रेखा का नियामक, मतलब मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु का नियामक, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है
फॉर्मूला याद रखिए x1 प्लस x2 बट्टा में 2। और सारा मैं इसलिए पहले चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया हूं ताकि फॉर्मूला वहां से आपको समझ में आए। बस ये फॉर्मूला है मध्य बिंदु का नियामक का। अब जोड़ देंगे तो x1 ये है हमारा, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है, तो 8 प्लस 4 बट्टा में 2 और यहां पे हो जाएगा आपका 10 प्लस 6 बट्टा में 2। तो यहां पे देखिए 8 4 12 बट्टा में 2 और यहां पे 16 बट्टा में 2। 2 से कटाएंगे सर 6 और 8, क्या हो जाएगा 6 और 8। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु था तो 6 और 8 इसका निर्देशांक था। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं। मध्य बिंदु का नियामक x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2, बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए 40 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अब उसी का रिवीजन करने के लिए जो मैं ऊपर सिखा रहा था, क्या आप सीखे हैं तो आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कहेंगे सर अब तो हमको फार्मूला लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं, हम जानते हैं x1 प्लस x2 मतलब 4 प्लस 6 बट्टा 2, क्योंकि मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है। अच्छा 5 प्लस 5 बट्टा में 2, बस बिल्कुल सही बन गया आपका। समझिए 10 बट्टा में 2 और यहां पे भी 10 बट्टा में 2, मतलब कि आपका कितना आ जाएगा 5 और 5। कहां पे है, ऑप्शन बी पे है, तो 40 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 41 नंबर कह रहा है आपसे इतना के बीच की दूरी, ये सारा निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब बीच की दूरी निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज आपको करना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि अंडर रूट x2 चाहे x1 कोई भी आप लिख सकते हैं, ये नहीं कि पहले यहीं लिखेंगे। अच्छा y1 माइनस y2, ये स्वतंत्रता क्यों मिल जाता है अपने को, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे x1 है -5 और माइनस माइनस प्लस 1। अच्छा y1 है 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, डिस्टेंस फार्मूला है, दूरी सूत्र है। तो इसको निकालिएगा तो -5 और 1 अपना हो जाएगा कितना, तो -4। अच्छा इसको निकालिएगा तो ये भी 4 का होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16 और -4 का भी 16, तो 16 16 अपना हो जाएगा कितना 32। अच्छा निकालेंगे तो 16 का तो निकल जाएगा 4, लेकिन रूट 2 बचेगा, तो 4 रूट 2, तो ऑप्शन सी पे दिया है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 41 नंबर प्रश्न का। चीजें क्लियर है, फार्मूला है और फार्मूला का यूज करना है और गुना भाग कर देना है, आंसर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर, ये सब एग्जाम के लेवल का प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। अब फिर उसी तरह कह रहा है इसके बीच की दूरी, ये आपके लिए प्रश्न, आप लोग कभी भी क्लास को देखिए, इसको सॉल्व करके आंसर दीजिएगा। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, तब तक मुझसे पहले आपका आंसर आना चाहिए। मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग भी सॉल्व करके इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि x1 माइनस x2 फार्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा प्लस में y1 माइनस y2, चलिए यहां पे देखिए तो -2 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 का होल स्क्वायर, उसी तरह सेम बन रहा है, तो 4 प्लस 4, अंडर रूट 8 का 2 रूट 2, कहां पे है सर, तो ऑप्शन ए पे। तो ऑप्शन ए जो विद्यार्थी निकाले हैं उनका उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ट्राइगोनोमेट्री में तो सारा जो है यहाँ पे पूरा आप देख रहे हैं ना, 43 नंबर प्रश्न पे 50 तक, इस तरह मतलब हर एक चैप्टर से आगे बढ़ेंगे तो आपके क्षेत्रमिति से, बहुलक से, प्रायिक सबसे प्रश्न का रिवीजन होगा। ध्यान से देखते चलिएगा। 1 + 10 स्क्वायर फार्मूला है सर, सेक स्क्वायर ए होगा, वो ऑप्शन है। इसमें क्या सोचना है, देखिए कितना आसानी से आप बना दिए। जैसे यही प्रश्न देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हैं। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आपसे 1/√3 किसके बराबर है, तो 1/√3 tan मतलब कि tan π/6 के बराबर है। देखिए π/6 का मान क्या होता है, tan π/6 मतलब tan, और पाई का मान अपना कितना होता है 180 होगा। पाई का मतलब कि डिग्री में जाएंगे तो 180 डिग्री बटा में 6 मतलब कि सर tan 30, और tan 30 बराबर 1/√3, तो 1/√3 इसी के बराबर है tan π/6 कहिए या tan 30 डिग्री कहिए, बात तो वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पाई का मान कितना हो गया 180 डिग्री। कह रहा है प्रश्न कि यदि √3 cos थीटा, देखिए यहां पे √3 cosec है, सॉरी cosec थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान, आइए सॉल्व करते हैं। ये सब आसान है, अगर ट्राइगोनोमेट्री का फार्मूला आपको याद है तो cosec थीटा बराबर 2 और गुना में है तो भाग में, मतलब गुना में है तो भाग में। अब मैं आपसे कहूं कि cosec में कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो याद कीजिए ऊपर ही में हम लोग लिखे थे कि cosec 60 डिग्री का मान होता है, कितना का, cosec 60 का। cosec से cosec
कैंसिल, थीटा बराबर सर 60 डिग्री। कहां पे है ऑप्शन में? तो ऑप्शन ए पे ही है, तो ऑप्शन ए सबका आना चाहिए था। कितना आसान था, देखिए त्रिकोणमिति से प्रश्न था, लेकिन कितना आसान सा प्रश्न था अगर आप फार्मूला आपको याद है तो। चलिए आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे यहाँ पे, देखिए शानदार सा प्रश्न है, सिद्ध करने के लिए भी ये प्रश्न पूछता है। कह रहे कि इतना बराबर होगा, तो आइए फार्मूला पे बैठाते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर, तो अभी पीछे याद कीजिए हम लोग फार्मूला पढ़ते कितना होता है, सेक स्क्वायर ए। अभी हम लोग पिछले प्रश्न में ये फार्मूला लिखे थे कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अच्छा इसको वैसे ही रहने देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो इसको हटाकर मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकता हूं। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर है तो 1/sin स्क्वायर ए। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना होगा, तो साइन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा अपना कॉस स्क्वायर ए। अच्छा साइन बटा कॉस क्या होता है, तो साइन बटा कॉस कहेगा सर tan होता है, तो उसी का स्क्वायर कर देंगे, चूंकि स्क्वायर में है तो इसको लिख देंगे tan स्क्वायर ए। कहां पे है, ऑप्शन डी पे है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अच्छा यही चीज अगर उलट देता, मतलब इसको ऊपर इसको नीचे करता, मतलब ए यहां पे चल जाता और ए यहां पे, तब हमारा होता कॉट। ठीक है, तो ये कभी कभी उलट कर भी पूछते, तो वही बात सेम, तो यही काम करते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या, मतलब कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, एक बिंदु है यहां पे बाहर Q। अच्छा कह रहा है कि Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, Q से वृत्त पे स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, ठीक है। Q से केंद्र की दूरी, ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है O है, तो इसकी दूरी 25 है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए A है, तो इस वृत्त की त्रिज्या OA बताइए। तो वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होगा, तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया मान लीजिए। तो ये आधार निकालना तो आसानी से हम कहेंगे सर अब तो उतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, आधार बराबर अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर आप जानते हैं 625 होता है, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो सर अपना कितना होगा, 576 ना होता है, बिल्कुल घटा लेंगे सर जी 49 बराबर 7। तो कहां ये कितना होगा, 7 होगा। कहां पे है, ऑप्शन ए पे, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे 49 होगा, क्योंकि 9 6 15 और 7 4 11 1 12 5 1 6। तो देख लीजिए, या ऐसा प्रश्न में शुरू में भी एक सिखाया था आपको, तो चीजें आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, इसलिए ध्यान से देखिएगा ना बारीकी से। तो अब देखिए ये कितना शानदार प्रश्न आपके लिए आ रहा है, देखिएगा सीखिएगा, इस पे प्रश्न खूब आएगा, इसलिए मैं शुरू में ही बोल दिया कि एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा वही प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। कह दी गई आकृति में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, टीपी और टीक्यू क्या है, दो स्पर्श रेखा है, इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110, ठीक है बिल्कुल सही। तो PTO मतलब छोटा वाला कोण, मतलब कि बीच में कह रहा है एक लाइन खींचिए तब कोण निकलेगा। चलिए हमने लाइन खींच दिया। अब ये जो हमने लाइन खींचा, ये जो लाइन खींचा, ये इस कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित, मतलब कि दो बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब कि इधर 55 का एक कोण बन गया छोटा वाला, ये भी 55 का, 110 बांटेंगे तो 55 55 होगा। अच्छा उसी समय से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक कोण कितना होता है, 90 होता है। अब सिर्फ इधर वाला त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं, मतलब ए वाला पार्ट वाला, ए वाला नहीं लेना है। अब ये टी कोण, तो त्रिभुज के तीन कोण का योगफल 180, समझ रहे हैं बात को। अब एक कोण 55, एक कोण 90 मिल गया, तो तीसरा कोण नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 9 5 कितना होगा, 14, और ये 180 में से अपना 145 घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और 7 में से 4 जाएगा तो अपना 3 है कैंसिल, मतलब एक कोण कितना है, 35 है। कितना है, 35 है। चलिए अच्छा 35 आपका हो गया PTO, ठीक है 35 है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है आपका, यहाँ पे आंसर में। तो यहाँ पे देखिए PTO नहीं, इसको क्या पूछना चाहिए था, जो ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना PTO करता, मतलब ये PTO, तो ये छोटा वाला कोण हो जाएगा। इसको यहां पे पूछना चाहिए था PTQ,
मतलब ये बड़ा वाला कोण पूछना चाहिए था, बड़ा वाला कोण। तो बड़ा वाला कोण पूछता तो एक हम लोग निकाले थे 35, इसके इस तो हम डिवाइड करते इसके 2 गुना हो जाता। बड़ा वाला कोण पूछे ना, मतलब तब बाई ऑप्शन चलता। ये आंसर अगर देखिए, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर PTO पूछेगा तो जो मैं बता रहा था 35 वही आएगा। अगर वही PTQ पूछेगा तब हमारा कितना हो जाता, 35 में 2 से गुना करते हैं तो भैया हमारा हो जाता 70 डिग्री। तब हमारा आंसर आता ऑप्शन बी पे जो दिया है वो ऑप्शन बी 48 नंबर प्रश्न का। अच्छा, अब जब बड़ा वाला कोण पूछता तो मैं उतना बनाता ही नहीं। बड़ा वाला जब कोण पूछता तो मैं क्यों बनाता, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं था। जब बड़ा वाला कोण पूछता है तो हम जानते हैं एक कोण और एक कोण मिलकर कितना होते हैं 180 डिग्री। तो 110 में से 180 में से 110 में घटाकर बोल देता 70 डिग्री। तो यहां पे इसको क्या पूछना चाहिए था, नहीं तो PTO पूछता तो 35 डिग्री ऑप्शन रहता, और नहीं तो बड़ा वाला पूछा है तब 70। तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, उतना बनाना ही नहीं पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूं मेरे बात को आप समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री पर झुकी हो तो POA, मतलब क्या कह रहा है कि एक वृत्त है। अब ध्यान से समझिए, कह रहा है यदि किसी बिंदु P से ठीक है 2 स्पर्श रेखा खींचिए। चलिए खींच दिया हमने, ए हो गया PA, ए हो गया PB, ठीक है। कह रहा है कि अगर 80 डिग्री के कोण पर ये झुका हुआ है, ये कितना डिग्री कोण पे झुका है 80 डिग्री के। अच्छा, यहाँ पे O केंद्र है, चलिए ये हमारा त्रिज्या हो गया, O केंद्र है। कह रहे POA मतलब फिर ये छोटा वाला कोण पूछ रहा है। अब देखिए जैसे ही छोटा वाला कोण पूछा, ये हम लोग लाइन खींचे, ये लाइन इस कोण को समद्विभाजित कर दिया। ऊपर वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो यहाँ पे समझिएगा। अब समद्विभाजित किया तो ये 40 और ये छोटा वाला 40। अच्छा, ये कितना है सर 90 है। अब पूछा है ये वाला कोण बताइए छोटा वाला, तो 190 1 40 मतलब सर 130, और तीनों कोण का योगफल 180 घटाएंगे सर 50। देखिए आ गया कि नहीं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो 49 का क्या है ऑप्शन है। चीजें आप समझ रहे हैं ना, यही चीज ऊपर भी बात हो रहा था। मैं क्या कहना चाहता हूं, यहाँ पे कोणे समझ गए तो आप बिना कलम उठाया बना दीजिएगा। इसको एक दो बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, फिर से मतलब कि वीडियो को पीछे करके। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई में कौन सा संबंध होता है। तो ये तो बहुआ टाइप प्रश्न है। किसी भी वृत्त पे बाहरी बिंदु मान लीजिए P है तो इससे 2 स्पर्श रेखा PA और PB खींच सकते हैं और इसकी लंबाई बराबर होता है। मतलब जितना PA होगा उतना PB होगा। तो इसमें कौन सा संबंध होगा, दोनों समान होंगे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज मैं 50 में रोकता हूं, आगे अभी और महत्वपूर्ण और एग्जाम के लेवल का प्रश्न है। तो ये भी क्लास चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स बताइएगा, अपने नाम के साथ बताइएगा 50 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। और अगला क्लास आप कब चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऐसे सभी विषय का क्लासेस बैक टू बैक जारी है एग्जाम तक। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हर एक क्लास जो भी आ रहा है इसको सीखिए बारीकी से, क्योंकि अब आप अपने लिए खुद के लिए पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में कम समय तो नहीं सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि मैं पढ़ना, बस खुद के लिए पढ़िए। 1 मंथ जो बचा है इतना बार बार रिवीजन कर लेंगे, इस लेवल के प्रश्न समझिए। अगर जो विद्यार्थी सीख लिया एग्जाम में इससे बाहर क्या आने जा रहा है, तो आसानी से आप मैथ में 90+, 95+ और थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो 100 में 100 भी स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए और सब क्लासेस में मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों में जहां पे भी डाउट हो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बाकी सभी प्रश्न का बार बार रिवीजन कर लीजिए। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।